CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं पार्लियामेंट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन रियाज फतेहाना। उनसे मुलाकात के लिए हम उनके आबाई हलके ज़िला टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया पहुंचे। रियाज फतेहाना से मकामी पार्टी दफ्तर में मुलाकात हुई, जहां वो आवाम के मसाइल हल करने में मसरूफ़ थे। फतेहाना साहब, कैसे हैं आप? जी, मैं खैरियत से हूँ। आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। फतेहाना साहब, आपके धीमे मिजाज लेकिन बारोब शख्सियत से आपका इनर विजडम झलकता है। आपकी इस शख्सियत साजी में किन लोगों का हाथ रहा? देखें, आपने मेरा घर तो देख लिया है। छोटा सा घर है, शहर के अंदर है। कमालिया 5000 साल पुराना शहर है, तंग गलियाँ हैं। सिकंदर आज़म यहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ ठहर कर गया कमालिया, तो ये उसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। दूसरा ये कि मेरे वालिद साहब अपने गांव के ज़िम्मेदार, नंबरदार, सादे आदमी, तो मेरे ख़ानदान में कोई MN MP कभी नहीं रहा। मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से राइज़ किया है, MS पाकिस्तान का मैं सरबराह रहा हूँ, अपनी कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ। उसके बाद मैंने आइडियालॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स की है, नज़रियाती बुनियाद पर। मैं सेल्फ मेड हूँ, मिडिल क्लास हूँ, मुतवस्सित तबका से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ मेरा एक ही घर है कमालिया में। रिश्तेदार भी कोई नहीं, बिरादरी भी कोई नहीं, पार्टी भी नहीं होती। और मैंने 1988 का इलेक्शन जीता था आज़ाद एशिया से। तो सबसे पहले MP में आज़ाद बनाऊँ, 2002 में MNA में आज़ाद बनाऊँ, सारी जमातों को हरा के 3 दफ़ा मिनिस्टर रहा, इंफॉर्मेशन, फाइनेंस, एजुकेशन पंजाब में। मेरी कमिटमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग है अपने अवाम के साथ। मैं ज़ाती तौर पर तरक्की पसंद सोच रखता हूँ, मसावत बराबरी का कायल हूँ। बिरादरीज़म, फ़िरका वारियत पे एतमाद नहीं मुझे। हर शख्स को सलाहियत के मुताबिक काम और काम के मुताबिक मुआवजा मिलना चाहिए। इज़्ज़त नफ्स और सेल्फ़ रिस्पेक्ट और डिग्निटी सब की मुयस्सर मजबूत होनी चाहिए। जागीरदाराना, सरमायादाराना निज़ाम पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। अवाम को का मेयार ज़िंदगी बेहतर करने की सोच, मजबूत क़ुव्वत फ़ैसला, अल्लाह ने थोड़ी बहुत अक्ल भी दी है। अवाम मेरे साथ खड़े हैं। पाकिस्तान से बाहर मेरा कोई असासा नहीं है, ना कोई बैंक अकाउंट है। जो कुछ पाकिस्तान में है वो विरासती है, वालिदैन से मिला है, और सब कुछ डिक्लेयर्ड है। मेरा ख़ानदान शायद वाहिद ख़ानदान है कि मेरे ख़ानदान के हर फर्द ने नेशनल टैक्स नंबर लिया हुआ है, शुरू से लिया हुआ है, 2002 से लिया हुआ है। हम जितना भी टैक्स होता है हम पे करते हैं, चोरी नहीं करते हैं। 5 मेरे 3 बच्चे और एक मैं, पाँचों वाइफ, हम पाँचों टैक्स पेयर हैं और 2002 से हैं। जब आप बड़े हो रहे थे तो आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा था? यहीं पे इसी शहर में पैदा हुआ। मैं घर के करीब एक टाट स्कूल पे प्राइमरी की, घर के करीब एक हाई स्कूल नंबर 1 में मैंने टाट पे बैठ के मिडिल किया, एलिमेंट्री, फिर बेंच मुझे मिले 9वीं जमात में। ये वजह कि एजुकेशन मिनिस्टर बना तो सबसे पहले मैंने सारे स्कूलों में टाट उठा के फर्नीचर रखवा दिया सारे पंजाब में। तो मैंने आके ही पूरे पंजाब में इंग्लिश कंपलसरी करार दे दी। क्लास 1 से सरकारी स्कूलों में भी गरीबों के बच्चे भी अंग्रेज़ी पढ़ रहे थे, क्योंकि मुकाबले की ज़रूरी थी। मेरे तो जो क्लास फेलो थे वो मोस्टली गरीब तबके से थे या मुतवस्सित तबके से थे। तो इन्हीं टाट स्कूलों पे जो पढ़ कर बड़े हैं, तो उनका आप देख लें सोशो इकनॉमिक स्टेटस क्या होगा। और एक ऐसी हज़ारों लोगों की तादाद है जो ना किसी सियासी जमात को मानते हैं, ना किसी इदारे को मानते हैं, मेरे साथ खड़े हो जाते हैं और 2-2 वोट देते हैं मुझे। लोगों से एक वोट देना मुश्किल होता है, वो 2 लोग मुझे वोट देते हैं। तो 9वीं दफ़ा मेरी फैमिली असम्बली में है। मेरी अहलिया भी सियासत में है, क्योंकि मैं और मर्द बराबर हकूक़ का अलमबरदार हूँ, जेंडर इक्वलिटी पे। तो वो जनरल सीट पे लड़ी इलेक्शन 2002 में, वो भी आज़ाद हैसियत से MP इलेक्ट हुई, फिर मिनिस्टर रही। 2013 में हम 3 लोग लड़ रहे थे, मैं, मेरी बेगम, मेरा बेटा एहसन रियाज फतेहाना, वो यंगेस्ट MP था। मेरे 5 साल अपोजिशन में रहा। आपकी डीप पर्सनैलिटी को देखकर ऐसे लगता है कि आप वो बच्चे थे जो खामोशी से शरारत भी कर जाया करते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। क्या ऐसा नहीं है? छोटी मोटी शरारत हर बच्चा करता है, उसका ये भी फंडामेंटल राइट है बच्चे का, उसको शरारत का हक मिलना चाहिए। लेकिन ये है कि फिर मैं यूनिवर्सिटी में गया हूँ, तो मेरे पास 3 डिग्री हैं, पॉलिटिकल साइंस की, अप्लाइड साइकोलॉजी की और लॉ की। तो मैंने अब ज़्यादा डीप अपना जो इंसाइट है वो पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी में डी, तो आई एम नाउ पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कैसे आए, किन लोगों से इंस्पायर थे? अपने कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का सदर था, मैंने 85% हाईएस्ट वोट लिए थे। फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल नंबर 11 का हॉल सेक्रेटरी था, अपने अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ पे। तो पॉलिटिकल साइंस भी मैंने इलेक्शन लड़ा यूनियन का। हसन वसीम अफजल बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो मेरे पैनल के प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे, मैं उनका जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट था। तो उन्होंने भूख हड़ताल भी किया करते थे कैंपस, न्यू कैंपस में। तो ये है कि फिर मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया
फिर मुस्लिम फेडरेशन ज्वाइन की मैंने, उसका मैं पंजाब, फिर पाकिस्तान का 2 दफ़ा सेंट्रल प्रेसिडेंट रहा, फिर पूरे पाकिस्तान में जाने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, आवाम से डीप रब्ता रहा, सियासतदानों से भी रब्ता रहा। तो यही वजह शायद आज है कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात में मेरी दोस्ती है। सियासी मैदान में मुतहर्रक होने तक आपने 2 मार्शल लॉ देखे, ये अदवार आपकी याददाश्तों में कैसे महफूज है? मैंने कभी मार्शल लॉ को वोट नहीं दिया। ज़िया-उल-हक का रेफरेंडम था तो मेरे वार्ड में वो हारा था। मुशर्रफ साहब का मेरिट रेफरेंडम था, तब मैं सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत में था। बतौर वज़ीर तलीम भर्तियाँ जो मैंने की थी उस पर मुझे जेल में डाल दिया गया था। मुझे हाई कोर्ट ने बरी किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया कि इसमें करप्शन नहीं है और वो सारे रूल्स और ज़ाब्ते पूरे थे। तब जो रेफरेंडम हुआ, मेरे साथ और भी कई सियासतदान थे, सब ने मुशर्रफ के हक़ में मोहरें लगाई तो पूरे जेल में एक सिंगल वोट मुशर्रफ के खिलाफ निकला था, वो मेरा था। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत और इकनॉमिक ग्रोथ का पॉजिटिव कोरिलेशन है और जमहूरियत से ही गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, आवाम की तरक्की और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। आपने यकीनन मार्शल लॉ को वोट नहीं दिया, लेकिन उस वक्त जो पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट की हामी समझी जाती थी, आपने हमेशा उन्हीं पार्टियों का साथ दिया। देखिए 1988 में मैं आज़ाद जीता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला थे उस वक्त। 2 ही पार्टियाँ थी उस वक्त, फिर उस पार्टी ने रब्ता ही नहीं किया मुझसे और ये बार बार रब्ता कर रही थी। मुस्लिम लीग एक ही थी, 2 नहीं थी, नूर नहीं थी, एक ही मुस्लिम लीग थी। फिर मैं उस वक्त सेंट्रल प्रेसिडेंट भी था MSF पाकिस्तान का, थोड़ा सा इनसे रब्ता भी था मुस्लिम लीगियों से। तो फिर मैंने उस वक्त तो मुस्लिम लीग के साथ बैठने का फ़ैसला किया, ज़िया-उल-हक के साथ बैठने का फ़ैसला नहीं था। 2002 में भी मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्ट हुआ हूँ। काफ लीग, MMA, पीपल्स पार्टी, नून लीग को हरा कर MNA बना हूँ। तो उस वक्त तो कौमी असम्बली में जो मेरा तल्लुक़ था वो मीर ज़फ़र खान जमाली के साथ बहुत पुराना था। एक मशहूर साफ़ी हैं इफ्तिखार अहमद और मैं, हम दोनों गवाह हैं। हम दोनों मिल के कोशिश कर रहे थे कि जमाली साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं और बलूचिस्तान हाउस में बैठ के कैंपेन कर रहे थे। वो ना होते तो शायद मैं शामिल भी ना होता, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म आ रहे थे तो फिर मैं और एक वोट से जमाली साहब बने और मेरा वोट ही था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौर में आपके सियासी अफकार बाएं बाजू की सियासत के हामी थे, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आप मॉडरेट प्रोग्रेसिव अप्रोच के हामी हो गए। वो क्या हालात थे जिसने आपकी सोचों को तब्दील कर दिया? आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ज़ाती तौर पर मेरा झुकाव बाएं बाजू की तरफ ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि जो मसावत और बराबरी है, इसके बगैर कोई बचत नहीं है पाकिस्तान की। इस हद तक बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ सरमायादार थे पंजाब में, उनके साथ बैठा हूँ मैं, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन मरकज़ में तो कोई ऐसा सरमायादार नहीं था, क्योंकि मैं तो जमाली साहब के साथ बैठा था। जमाली साहब कोई एक मिडिल क्लास आदमी थे, कोई बहुत बड़े सरमायादार नहीं थे। फिर 2013 में फिर मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा हूँ और 2018 में भी मैंने टिकट अप्लाई नहीं किया था और PTI ने ख़ुद मुझसे रजू किया और कौमी सूबाई के अपने टिकट विड्रा करके, उनका जो अपना पैनल था हमारे मुकाबले में, तो उन्होंने विदाउट माई मेरी दरख्वास्त के बगैर पार्टी ने मेहरबानी फरमाई और मुझे टिकट घर भिजवा दी। अब हमने एक्सेप्ट किए। इमरान खान भी कोई सरमायादार नहीं है, सेल्फ मेड और मिडिल क्लास आदमी है। आपने मार्शल लॉ के अलावा जमहूरी हुकूमतें बनती और गिरती भी देखी। आपके ख्याल में हमारे सियासी निज़ाम में वो क्या खामी है जो हर अपोजिशन भी आवाम के सामने ऐसा तासुर बना के रखती हैं, ये हुकूमत आज गई या कल? पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत ज़रूरी है। वो तभी मुमकिन है जब मजबूत सियासी जमातें होंगी। उनके पास ना फंडिंग है प्रॉपर, ना ट्रेनिंग है। उसका नुकसान क्या होता है कि फ़ंड हासिल करने के लिए वो दोबारा जागीरदार और सरमायादार की गोद में बैठ जाती हैं। उससे जमातों के अंदर जो मुतवस्सित तबका और गरीब तबका है, वो कारकुन जो होते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूँ पब्लिक फंडिंग होनी चाहिए, लाइक जर्मनी की, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, और बजट में पैसा सियासी जमातों के लिए होना चाहिए। नंबर 2, जमातों के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। इसका इलेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की निगरानी में सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए। दुनिया की मजबूत जमहूरतों में जमात मजबूत होती है, शख्सियत बाद में होती है। हमारे इसके बरक्स है, यहाँ जमातें कमज़ोर हैं और शख्सियत के गिर्द घूमती हैं। तीसरी बात है कि कुछ रवायात और अखलाकी कदरें होनी चाहिए, कुछ रख रखाव, कुछ तहजीब, कुछ लिहाज, कुछ टॉलरेंस लेवल। देखा जाए तो हम एक नाकाम रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है, सियासत की इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है। आप नून लीग में भी रहे, काफ लीग में भी रहे और आप PTI में भी हैं। आप इक़्तिदार के ऐवानों का हिस्सा भी रहे, तो आप इन तीनों जमातों की कारकर्दगी का मुआवजा कैसे करते हैं? देखिए, मैं एक तो नून लीग में नहीं रहा, मुस्लिम लीग मुतहद्दा थी तो उनके साथ था। जब मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में तकसीम हुई, नून और जीम में, तो मैं यूनिटी मुस्लिम लीग के साथ था। काफ लीग में ज़रूर मैं कुछ ऐसा रहा हूँ। ओवरऑल मैं देखता हूँ
तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग क़ायद-ए-आज़म की जो परफॉर्मेंस थी उसमें कई वजूहात थी। उसमें मुशर्रफ का रोल भी हो सकता है, जमाली साहब और शौकत अज़ीज़ का रोल भी हो सकता है। बहुत बेहतर परफॉर्मेंस थी, गवर्नेंस थी, डेवलपमेंट थी। या फिर मैंने देखा है मंजूर भट्टू साहब वज़ीर आला पंजाब थे, उनके साथ मैं वज़ीर तालीम था, तो उनको मैंने देखा है कि एक महज़ब एतदाल पसंद उनकी शख्सियत थी और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे मंजूर भट्टू साहब। इसके बाद मैंने देखा है इनको मियाँ नवाज शरीफ को भी करीब से देखा है। वो थोड़ा सा यारबाश और वो थोड़ा सा ईज़ी गोइंग और उनका अपना स्टाइल है, तो ज़्यादा कोई डीप जमहूरियत पर उनका मामला नहीं होता, वो बस और मामलात होते हैं। तो इस मामले में मैं जो मुतासर हुआ हूँ, मोहम्मद खान जुनेजो की ज़ात इस काबिल थी, जो लिहाज भी था और शराफत भी थी और दयानत भी थी। परफॉर्मेंस के लिहाज से जमातें सारी ही नाकाम रही हैं और उसके लिए ज़रूरत क्या है कि जमातों की पब्लिक फंडिंग हो, इनकी वर्कर की ट्रेनिंग हो, मुतबादल हुकूमत की तैयारी हो, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ हो, लिटरेचर हो, ताकि जब हुकूमतें बने तो वो अपने नए चैलेंज को संभाल सकें। चौधरी परवेज़ लाई से सियासी इख्तलाफात किस वजह से हुए कि पार्टी छोड़ना पड़ी? जब मुशर्रफ वर्दी उतार चुके थे तो सिविलियन सदर थे ना उस वक्त, तो जरदारी साहब ने कहा इम्पीचमेंट होगी उनकी, नून भी उनको सपोर्ट कर रही थी और काफ लीग खामोश थी। तो शहजाद साहब के घर मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, तो मैंने कहा आपने 10 दिन बाद मीटिंग का क्यों कॉल की है? 55 MNAs थे, पंजाब में 80-85 MPA था। काफ लीग मुस्लिम लीग क़ायद-ए-आज़म के बगैर इम्पीचमेंट 2 था, अक्सरियत बनती ही नहीं थी अपोजिशन की। तो आपको तो मुशर्रफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, वज़ीर आला बनाया, तो आपको खड़े होना चाहिए था। जब तो वो सिविलियन प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहें। एनी हाउ मैं समझता हूँ कि इनकी आशीर्वाद हासिल थी तब्दीली में मुशर्रफ साहब को। मुशर्रफ साहब मुस्लिम लीग क़ायद-ए-आज़म की क़यादत चेंज करना चाहते थे, इस वजह से लोग नाराज़ थे। बाद में काफ़ी अर्से बाद मैं नाराज़ था, तो मुझे चट्टा साहब का फ़ोन आया कि आप किधर हो? मैंने कहा लाहौर हूँ। कहते मैं भी लाहौर हूँ, तुम फौरी शहजाद हसन के पास आ जाओ। मैं भी आ गया। उस वक्त चौधरी परवेज़ साहब थे, चौधरी शहजाद हसन साहब थे, हामिद नासिर चट्टा थे, ये मेरे विटनेस हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा आप क्यों नाराज़ हो? मैंने कहा इन्हें चाहिए था कि मुश्किल वक्तों में खड़े होते हैं अपने दोस्तों के साथ। मुझ पर तो मुशर्रफ का कोई एहसान नहीं, मैं तो उनके दौर में जेल में रहा हूँ, मैं तो उनके दौर में वज़ीर भी नहीं रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनके साथ इनको खड़ा होना चाहिए था। तो शहजाद साहब ने कहा कि वो सानू कड्डू सी असी उन्होंने कट देता, तो उससे अंदाज़ा मेरी बात दुरुस्त साबित हुई। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ चौधरी शहजाद हसन ज़ाती तौर पर बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरा उनके साथ ख़ानदान की चौधरी ज़ुरलाई के साथ भी मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा है। वो सही सियासतदान थे इस घर में, जो वज़ादारी थी। मौजूदा हुकूमत PTI की कारकर्दगी पर अपना एक फेयर एनालिसिस दें। कारकर्दगी में बेहतरी की गुंजाइश तो मौजूद है। इमरान खान की नीयत ठीक है, ऑनेस्टी के लिहाज से और स्पिरिट के लिहाज से, कौमी सोच के लिहाज से और नामूस रिसालत के मतलब भी बड़ा वाज़ेह उनका मौक़िफ़ है। मेरा ख्याल है कि उनकी जो टीम है उसमें मुझे ज़्यादातर उन लोगों की तादाद है जो फर्स्ट टाइमर हैं। अक्ल और तजर्बा दो चीज़ों को मिलाएं तो बात आगे बढ़ती है। क्या वाकई PTI हुकूमत की तरह इनकी मुआशी टीम भी ना तजर्बाकार है? हफीज़ शेख और अब शौकत तरीन, ये दोनों तो एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने कोशिश भी की है, लेकिन कोई ऐसे अवामल हो गए कि कोरोना वायरस की वजह से इकॉनमी बैठ गई, कुछ कर्ज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा था, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं क्योंकि पाकिस्तान के इतने अच्छे रिलेशन नहीं है अमेरिका के साथ, और अमेरिका का प्रेशर है वर्ल्ड बैंक पे और IMF पे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी चेंजेस आई हैं, कोल्ड वार का दोबारा आगाज़ हो चुका है। उसमें अभी जो मौजूदा है चेयरमैन FBR डॉक्टर इशफाक बहुत बेहतर आदमी है। मेरा ख्याल है कि पहले से बेहतरी आई है। जब तक आप कोई 30 या 40% तक टैक्स रिकवरी नहीं करेंगे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मेरे बात से शायद गवर्नमेंट इत्तेफाक नहीं करेगी। हर चौक में एक टीम खड़ी हो जाए FBR की, हर गुजरने वाली गाड़ी को रोकने, मर्सिडीज़ और लैंड क्रूज़र को, और पूछें कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर वो ना बता सके तो वो गाड़ी भाग सरकार जब्त, उसको जाते हुए सुजुकी कार की चाबी दे दें या मोटरसाइकिल की। और हर अहम हाउसिंग कॉलोनी में बड़े बंगले को आप चेक कर लें, बंगले और फैक्ट्री का और सोर्स क्या है और आपने कितना टैक्स पे किया, जो बता दें उनका, जो ना बताएं वो भाग सरकार जब्त। एक दफ़ा ये इनकलाबी झाड़ू फिरेगा, करप्शन ख़त्म हो जाएगी। आपके पास भी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस मौजूद है, तो आपसे कभी मशवरा नहीं करते? मेरे पास वज़ीर इत्तलात का भी तजर्बा है, वज़ीर ख़जाना का भी तजर्बा है, वज़ीर तालीम का भी तजर्बा है, लेकिन हुकूमत ने तीनों मामले में मुझसे कभी मुशावरत नहीं की कभी उनको ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वरना मैं अकेला वज़ीर तालीम था, मेरी जगह पे 6 वज़ीर तालीम और 6 सेक्रेटरी हैं। मेरा अकेला वज़ीर तालीम था और इससे बेहतर परफॉर्मेंस मेरी थी। जब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ज़रूर मशवरा दूँगा। आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पर फूड आइटम्स पर टैक्स ज़ीरो करने की बात भी की थी, लेकिन उस पर अमल दरामद तो दूर की बात है, अब तो कीमतें जो हैं वो 3-3 गुना तक बढ़ चुकी हैं। देखिए, सप्लाई और डिमांड का इशू है।
नंबर 2 मैंने मशवरा दिया था किसान मार्केट्स लगाएं जिसमें मिडल मैन नहीं होगा और से काश्तकार का भी भला होगा और शहर का भी फ़ायदा होगा लोगों का, उससे कीमतें नीचे आ जाएंगी। वो उसमें कहीं लगी हैं कहीं नहीं लगी हैं, वो स्पिरिट के साथ किसान मार्केट्स नहीं लगी। दुनिया में ऐसा होता है, हमारे नहीं हो सका। 2 चीज़ें हर इंसान के लिए ज़रूरी हैं, एक उसकी इलाज और एक उसका खुराक। पहले थे हम भुट्टो साहब के दौर में प्राइवेटाइजेशन की तरफ, फिर हम चले गए मियाँ साहब के दौर में फ्री इंटरप्राइज़ की तरफ। तो दोनों हमारे मसाइल का हल नहीं है, हमें मिक्स्ड इकोनॉमी करनी होगी। तो जो फूड आइटम प्रोड्यूस करती हैं, शुगर मिल है, फ्लोर मिल, घी मिल, हुकूमत को खुद लगानी चाहिए। उससे हेल्दी कंपटीशन होगा और कीमतों पर कंट्रोल रखा जा सकेगा। रियाज फतेहाना की अहलिया वज़ीर बराए विमेन डेवलपमेंट पंजाब आशफा रियाज से मुलाकात हुई। गर्ल्स हाई स्कूल चक नंबर 712 कमालिया का दौरा किया और पौधा लगाया। आप मिनिस्टर फॉर विमेन एम्पावरमेंट हैं। हमारे मुआशरे में जिस तरह विमेन एम्पावरमेंट के लिए औरत मार्च, औरत कार्ड की तहरीकें अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? देखिए, हर ज़माने में और वक्त के हिसाब से अगर आप देखें, जब से दुनिया बनी है, हर तरह के लोग अपने सोच के मुताबिक इस तरह की तहरीक चलाते रहते हैं, अपने मौक़िफ़ को सामने लाते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, अच्छी और आला इक़्तिदार और बाइख़लाक़ अगर तहरीक चलाई जाएँ तो उसका बहुत अच्छा असर निकलता है और वो मुआशरा उनको आसानी से एडॉप्ट भी करता है। लेकिन जब आप कोई चीज़ ऐसी लेकर आते हैं जो आम हमारे मुआशरे, हमारे समाज, और सबसे बड़ी बात है हमारे दीन से, हमारे इस्लाम से मुनहरिफ हो और डिफरेंट हो, और आप उसको दूसरे ममालिक की वो चीज़ें उठा के अपने साथ मैच करने की कोशिश में लगें, तो मैं नहीं समझती कि वो कोई अच्छी और कामयाब होंगी। मैं इसके हक़ में नहीं। आशफा रियाज चक नंबर 710 में वाक़े गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पहुंची तो स्कूल की प्रिंसिपल और तालिबात ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। स्कूल अपग्रेडेशन की तख्ती कुशाई की। आशफा रियाज अपने हलके में कायम तालीमी इदारों के मियार पर खासी तवज्जो दे रही हैं। आप एक टास्क फोर्स के चेयरमैन भी हैं, उसके अलावा कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी के चेयरमैन भी हैं और बहुत सी कायमा कमेटियों के मेंबर भी हैं। इसके बावजूद पार्लियामेंट में जो कानून साजी का अमल है वो इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बहुत इम्पोर्टेंट है। कानून साजी इसलिए ज़्यादा नहीं हुई कि सेनेट में हुकूमत को अक्सरियत हासिल नहीं थी, कौमी असम्बली में भी बहुत थिन मेजॉरिटी है, वो भी मखलूत हुकूमत है, और माहौल भी शुरू से बड़ा कशीदा रहा कौमी असम्बली में, और गवर्नमेंट अपोजिशन एक पेज पे नहीं आ सकी बवजह एहतसाब के मामला से। तो इस सिलसिले में जॉइंट सिटिंग का सहारा लेना पड़ता है, तभी जाके कानून साजी होती है कौमी असम्बली, और आपको देखा ही होगा सेनेट में। और दूसरा ये कि असल जो इशू है ना, वो है पाकिस्तान में ठोस इक़दाम करने होंगे कानून। यहाँ पे 750 कवानीन है, मुझे उनमें 1/3 अंग्रेज़ दे गया था, 1/3 फ़ौजी हुकूमतों ने बनाए, 1/3 सियासी हुकूमतों ने। अब हमारा मुल्क ना ज़्यादा कानून साजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि ओवर लेजिस्लेशन हो चुकी है। इसका हल क्या है? इसका हल है कंसोलिडेशन ऑफ लॉज, कि मौजूदा कवानीन को आपस में मदगम करके थोड़े कवानीन कर दिए जाएँ। ये दुनिया का नया ट्रेंड है जो पाकिस्तान में शुरू नहीं हो सका। इस पर हमारी स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस ने वाज़ेह हदायत दी हैं। अगरचे क्लाइमेट चेंज के बारे में भी आप ख़ास से एक्टिव हैं, बहुत मुतहर्रिक हैं,
लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को हर साल स्मोक का सामना करना पड़ता। तो इसके सद्देबाब के लिए अब तक कोई जामे हिकमत अमली इख्तियार क्यों नहीं की जा सकी? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 17 गोल हैं जो 2015 में जनरल असम्बली कौमी सदर ने पास किए थे। पाकिस्तान ने इसको रेटिफाई किया, हम सिग्नेटरी हैं और हमने पाकिस्तान में इसको नेशनल एजेंडा के तौर पर अडॉप्ट किया हुआ है। इसमें 17 गोल में से जो गोल 7 है वो है अल्टरनेट एनर्जी, यानी कि हम तेल की बजाय हाइड्रल, ये पानी के साथ बिजली और ये सूरज की रोशनी और विंड, इनसे हम एनर्जी पैदा करें। इससे कसाफत हवा में नहीं पैदा होती। आप खुद को स्पोर्ट्समैन, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और रिफॉर्मिस्ट कहते हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये तीनों शोबे ही जवाल का शिकार हैं। बतौर रुकने पार्लियामेंट आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये आपकी बात दुरुस्त है। मैं खुद यहाँ पे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट रहा हूँ, पाकिस्तान रग्बी यूनियन का। मैंने रग्बी को इंट्रोड्यूस करवाया है। फिर मैं टच बॉल का प्रेसिडेंट रहा हूँ, टच बॉल को इंट्रोड्यूस कराया है। अब पाकिस्तान मॉडर्न पेंथलॉन फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। 5 गेम का कम्बिनेशन। हम स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उस हद तक स्पोर्ट्स प्रमोट नहीं हुई। इसकी वजह एक तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद जो इदारे थे वो स्पोर्ट्स मैन को हायर नहीं करते, जो पहले हायर करते थे। सरपरस्ती सरकारी इदारों की कम हो गई है स्पोर्ट्स मैन को। नंबर 2, यहाँ पे मज़ीद खेल के मैदान होने चाहिए, जिम्नेजियम होने चाहिए, कोचिंग होनी चाहिए और इसके लिए रिसोर्स और ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ तो पैसा ही नहीं मिलता स्पोर्ट्स मैन को, और स्पोर्ट्स कल्चर हम डेवलप नहीं कर सकते। मैंने अपने हल्के में कोई 8-10 स्पोर्ट्स ग्राउंड नए बनाए हैं। पंजाब हुकूमत ने उसकी फंडिंग की और वहाँ ग्रास लगी है। मज़ीद भी बना रहे हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बना रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है, मुझे खुशी है कि मैंने पार्लियामेंटेरियन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की बुनियाद रखी, जो आज इसको 25-30 साल हो गए हैं। और मैं कौमी असम्बली में कायमा कमेटी इंसानी हकूक़ का भी चेयरमैन रहा और बल्कि एक मैगज़ीन का भी चीफ एडिटर रहा, डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स का। असल में कवानीन मौजूद हैं, उसका अमल दरामद नहीं है। अमल दरामद करना है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने, जुडिशरी ने। उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्ड होने वाली है। सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी। पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनकी कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग है, उनमें कैपेसिटी की कमी है। उनको कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उनके पास कैपेसिटी बहुत है, उनकी कमिटमेंट वीक है। उनकी कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करना होगा तो तभी आगे बढ़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान की रियासत के 3 सतून हैं, तो तीनों पिलर जो हैं रियासत की बुनियाद हैं। इन तीनों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो नहीं है और तीनों इदारे इस खुशफहमी का शिकार हैं, ये गलतफहमी का शिकार कि वही बालादस्त है। रियाज फतियाना ने अपने कायम करदा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कमालिया का दौरा किया। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल शकूर अहमद ने कॉलेज से मुताल्लिक अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी। रियाज फतियाना ने तलबा से खिताब किया और उन्हें दी जाने वाली फ़नी तालीम से मुताल्लिक सहूलियात का जायज़ा लिया। फतियाना साहब, आपने इस पूरे इलाके में जिस तरह तालीमी इदारों का जाल बिछा दिया, ये सारे वो वाले तालीमी इदारे हैं जो इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक्ड हैं, ताकि यहाँ के जो तालिब इल्म हैं जब वो तालीम हासिल करके निकलें तो उनको फ़ौरन जॉब्स भी मिल जाएं। लेकिन बाकी पाकिस्तान में जो तालीमी इदारे हैं वो इस अंदाज में क्यों नहीं कायम किए जाते? देखिए, हमने कोशिश की है फ़नी तालीम के इदारे ज़्यादा बनाएं और जो मास्टर कोर्सेज हमने शुरू किए वो भी इकनॉमिक्स, इंग्लिश, फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स, जो वैल्यू एडेड सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वसाइल हमारे पास कम है। ऐसे मज़ामीन पढ़ाने चाहिए जिसकी दुनिया में और पाकिस्तान में मांग हो, डिमांड हो। यही वजह है कि सारे कोर्सेज वैल्यू एडेड हैं। उसका रिज़ल्ट है कि बच्चों को, मैक्सिमम लोगों को रोज़गार मिल रहा है। बतौर वज़ीर तालीम आपने हर सतह पर काम किया है, तो ये जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान का, उसके बारे में बिलखसूस यकसा
तालीमी निसाब के बारे में आपकी क्या राय है? दरअसल पाकिस्तान में जब से प्राइवेट सेक्टर को हम लेकर आए हैं एजुकेशन में, ये एजुकेशन कमर्शियल हो गई है और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब और मुतवस्सित तबकात को हुआ है जो अफोर्ड नहीं करते। जब तक मुतवस्सित तबका अमर्ज नहीं होगा, गरीब अप होगा, मुतवस्सित तबके में अमीर डाउन होगा, मुतवस्सित तबके में पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, इन तीनों चीज़ों का आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन है। और इस सिलसिले में मैं वज़ीर तलीम रहा हूँ, मैंने 40 से ज़्यादा इस्लाहात की थी और वो सभी पे आज अमल हो रहा है। यूनेस्को कहती है, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा, कि हम मिनिमम 4% अपनी तालीम पर खर्च करें GDP का। हमारे पड़ोसी ममालिक हमसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, हम अभी तक 1.9 और 2% से ऊपर नहीं जा सके। ये जो यकसा तालीमी निज़ाम है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जब तक निसाब तलीम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं होगा, वो जदीद नहीं होगा, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी और एक नहीं होगा तो मुल्क में एक पाकिस्तानी कौम पैदा नहीं हो सकती। यहाँ पे कई किस्म के दर्जों की पाकिस्तानी कौम होगी। पाकिस्तानी कौम डिवाइडेड कौम है बवजह एजुकेशन के निज़ाम। कमालिया में बने रियाज वाइल्ड लाइफ पार्क गए तो मकामी अमले ने इस्तकबाल किया। वाइल्ड लाइफ पार्क में रियाज फतेहाना ने बरतानिया से आए बच्चों से गुफ्तगू की। उनकी अहलिया आशफा रियाज ने भी अपनी दिन भर की मसरूफियात निपटाकर उन्हें ज्वाइन किया। आशफा रियाज साहबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप काफ़ी लीग के ज़माने से ही सियासत में खासी मुतहर्रिक हैं। सियासत में जो आपका आना हुआ, ये रियाज साहब के कहने की वजह से हुआ या खुद ही रुझान था आपका? मेरा खुद का कोई शौक नहीं था, मैं रियाज साहब के कहने पर। मैडम, आपकी तो पूरी फैमिली सियासत में बहुत मुतहर्रिक है, तो एक दूसरे के लिए वक्त फिर कैसे निकालते हैं? जहाँ पर आपका दिल होता है वहाँ पर आप हर मौका निकाल लेते हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप मसरूफियात का शिकवा ना करें, ये ना कहें कि मुझे टाइम नहीं देते, तो कहीं इसलिए तो रियाज साहब आपको सियासत में नहीं ले आए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ऐसी वजह नहीं। अब तो बेटे भी माशाल्लाह सियासत में आ गए हैं, तो उनकी सियासी तरबियत में किसका ज़्यादा हाथ है, आपका या रियाज साहब? नहीं जी, रियाज साहब का है। रियाज साहब, आप माशाल्लाह जितने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, तो अपनी सियासी ज़िंदगी में और फैमिली लाइफ में तवाज़न कैसे बरकरार रखते हैं? तवाज़न बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शुरू से ही पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, वहाँ से फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आया, काउंसलर, MPA, मिनिस्टर, MNA, तो उस वजह से फैमिली लाइफ तो मुतासर होती है। जितना टाइम देना चाहिए बच्चों को आप नहीं दे सकते, फैमिली को नहीं दे सकते। जब एक नज़रियाती कमिटमेंट आपके अंदर होती है तो फिर फैमिली लाइफ में जो डिस्टर्बेंस होती है वो ज़्यादा महसूस नहीं होती। और अब आशफा जो है, इनके तो वालिद साहब भी मियां अफजल भुट्टो साहब पंजाब के सीनियर मिनिस्टर रहे हैं 3 दफ़ा, और वो पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ। तो उनकी वजह से ये उन्होंने शुरू से ही इनकी भी तरबियत होती रही घर से ही। मियां अफजल भुट्टो साहब मोतबर सियासतदान हैं। मियां साहब जिस तरह विमेन एम्पावरमेंट पर बिलीव करते हैं, तो इस वजह से ही आपने विमेन एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री कबूल की? नहीं, मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने मुझे शायद इसके लिए मुंतखब किया है। मैडम, आप बताएं, कोई कहीं ना कहीं ज़ाती या सियासी मामलात पर इख्तलाफ राय तो होता है सिचुएशन के मुताबिक मैं टेक्निकल तरीके से उसको हैंडल करती हूँ। तो जब समझाते हैं तो फिर समझ आता है ना, मतलब हो सकता है मेरे ज़हन में एक और आइडिया हो, आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, या कायल हो जाते हैं या कायल कर लेते हैं। रूठता कौन है और मनाता कौन है? ज़्यादातर यही मुझे मना लेती है। इसका मतलब है रूठ से यही है। नहीं, आप जी एक छोटा सा कंपैटिबिलिटी टेस्ट लेते हैं ना जी। फतेहाना साहब का फेवरेट कलर कौन सा है? सारे कलर इनके फेवरेट हैं, बस इनको एक ग्रीन पसंद नहीं है और एक जामनी पसंद नहीं है। फतेहाना साहब खुश हों या नाराज़ हों तो इज़हार कैसे करते हैं? सिचुएशन के मुताबिक ही होता है, और कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो जाता है, और खामोशी सबसे बड़ा होता है, हम चुप कर जाते हैं तो समझ लग जाती है नाराज़। मियाँ साहब कंजूस हैं या शाखर्च? कंजूस हैं। शॉपिंग करते हुए किन चीज़ों पर बिला दरेग खर्च करते हैं? अपने ऊपर तो बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं।
अपने लिए टाई खरीदने के लिए, अपने लिए बहुत अच्छा घर। आपको भी गिफ्ट देते हैं या नहीं देते? हाँ, कभी कभार दे देते हैं। ज्यादातर क्या गिफ्ट देते हैं? परफ्यूम, ताकि दोनों इस्तेमाल कर लें। आपसे मनपसंद खानों की भी फरमाइश करते हैं? टाइम ही नहीं होता फरमाइश करने का या बनाने का? दोनों चीज़ों के लिए। फतियाना साहब, अब आपका कंपैटिबिलिटी टेस्ट लेते हैं ना जी। बेगम का पसंदीदा कलर कौन सा है? मोस्टली मेरा ख्याल ये ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, मैरून, ब्लैक, ग्रे। सबसे ज़्यादा किस कलर के ड्रेसेस हैं उनके पास? मेरे ख्याल के मल्टी कलर्स हैं, सारे कलर्स हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हल्के में भी आगे पीछे मैंने देखा है कि वाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं कलर, या ब्लैक ज़्यादा यूज़ करते हैं। पास हुए हैं या फेल? दरमियान में ही है। अच्छा, इसका मतलब सही नहीं पता। बेगम खाने में क्या चीज़ अच्छी बनाती हैं? चावल बहुत अच्छे बनते हैं, वैसे मैं ज़रा कम खाता हूँ। रोटी, चावल, मटन या अपना दाल, सब्ज़ी, यही हमारा होता है बस। खाने ज़्यादा अच्छे बनाती हैं या बातें? नहीं, खाना हम बात ही टू द पॉइंट हम करते हैं हमेशा ही। तो फालतू बात ये भी नहीं करती, मतलब टाइम बचा रहे होते हैं सारे दोनों। पाकिस्तान से बाहर जाएं तो बेगम किस चीज़ की फरमाइश करती हैं? यानी मैं हमेशा पूछता हूँ आप कुछ लेना, कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये उनका यही होता है जवाब के, बस खुद आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वाह। बेगम नाराज़ हों या खुश हों तो इज़हार कैसे करती हैं? बस मेरा ख्याल वो खामोशी हमारा एक तरीका होता है, जो भी नाराज़ हो चुप कर जाए, दूसरा बना लेते हैं उसको। फतियाना में 2 अरब रुपए की लागत से दरियाए रावी पर ज़ेरे तामीर पुल के तामीराती कामों का जायजा लिया। जो रावी का पुल है, इसका फ़ायदा क्या है? क्या यहाँ पे पहले पुल नहीं था? जी, ये अपना दरिया रावी है, इधर साहिवाल है ज़िला, इधर ज़िला टोबा टेक्सिंग है, इस तरफ हड़प्पा है, हड़प्पा म्यूज़ियम भी है, और इधर कमालिया है। और यहाँ पे पहले कश्ती चलती थी, और उसके बाद फिर मैंने ही कश्तियों का पुल मंजूर कराया था आर्जी। वो फिर साल में 8 महीने चलता था, 4 महीने नहीं चलता था। ये दोनों इलाके जुड़े हुए हैं आपस में, लोगों के आपस में ज़ीज़दारियाँ हैं, ट्रेड हो रही है, दोनों तरफ फसलें आ जा रही हैं, गन्ना, कपास, सब चीज़ें दखल होता है। फिर इसका फ़ायदा ये था पुल बनाने का कि मेडिकल एमरजेंसी में अगर कमालिया के लोग जाएं, एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में 2.5 घंटे में पहुंचता है, लेकिन इधर जाएं तो 30 मिनट में वो टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल पहुंच जाएगा। फिर बहुत बड़ी मार्केट है, साहिवाल डिवीजनल हेडक्वार्टर है। इस तरह से इस इलाके में तिजारत का फ़रोग होगा, कारोबार का फ़रोग होगा, तालीम के मौके लोगों को अच्छे मिलेंगे, हेल्थ के मौके अच्छे मिलेंगे। और 2 अरब रुपए का ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो अब मुकम्मल हो चुका है पुल। तो इस पुल चूँकि पत्तन का नाम मल फतियाना था, तो इसलिए इसका नाम भी मल फतियाना ब्रिज रखा गया है, और अभी वज़ीर आज़म इसका इफ्ताह करने आ रहे हैं। कमालिया सब्जी मंडी में किसान प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह किया। फतियाना साहब, ये किसान प्लेटफॉर्म क्या है और इसका किसानों को क्या फ़ायदा है? देखें, महंगाई का असर आवाम पर कम करने के लिए ये एक नया आइडिया है कि हम हर शहर में किसान मार्केट लगाएं, और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म से बात हुई थी, उनकी हदायत आ चुकी है सबको। और मेरे साथ मार्केट कमेटी कमालिया के चेयरमैन चौधरी फैसल कज़ाफ़ी साहब खड़े हैं, बहुत एक्टिव माशाल्लाह नौजवान हैं, और साबिक़ उम्मीदवार सूबाई असम्बली भी थे। और ये कि यहाँ पे एक जो देहात के काश्तकार हैं, अपनी ट्रैक्टर ट्राली पर, अपने रेडी पर वो ताज़ा सब्ज़ी और इसके साथ दूध, अंडा, मुर्गी, और इसके साथ मक्खन, दही, जो चीज़ें देहात में पैदा होती हैं, मसनूआत जो भी उनकी हैं, जो भी मसनूआत होंगी, वो सारी रोज़ाना फ्रेश चीज़ें लेकर आया करेंगे, और यहाँ पे बेच के शाम को वापस चले जाएंगे। इस पर कोई टैक्स नहीं होगा, ना काश्तकार टैक्स पे करेगा, ना ख़रीदार टैक्स पे करेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? चीज़ों की कीमत नीचे आ जाएगी।
तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कमालिया में अपनी मदद आपके तहत कायम करदा ICU, कार्डियोलॉजी और डायलिसिस सेंटर का दौरा किया और मरीजों की इयादत की। दिन भर की मसरूफियात निपटाकर घर वापस आए। रात के खाने में देसी मुर्ग, मटन कढ़ाई, स्पेशल बारबेक्यू, तंदूरी रोटी, गाजर और अखरोट के हलवों से तवाज़ो की। आप कई दिहाइयों से इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चाहे सानियाए साहिवाल हो या श्रीलंकन शहरी को तशद्दद करके जलाकर हलाक कर जाने वाला वाक़या हो, तो ऐसे जो घनौने वाक़यात हैं, इनका कला कुमा कब होगा? मैं जब चेयरमैन था कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए हकूक़ इंसानी, तो उस दौर में हमने जो वहाँ फैसले किए उस पर GHQ ने अमल किया। अल्टीमेटली हमारे इक़दाम से वो कई लोग डिसमिस हुए, नौकरियों से गिरफ्तारियाँ हुई, मुकदमा दर्ज हुआ। हमारी मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी IG तो अक्सर बुलाए जाते थे और उस पर अमल होता था। अब बिलावल भुट्टो साहब हैं चेयरमैन कायमा कमेटी हकूक़ इंसानी की, लेकिन वो मेरे ख्याल उस हद तक दिलचस्पी ले नहीं सके। उन्हें चाहिए कि इन मामलों पर दिलचस्पी लेते। हमारी स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस है कि मैं चेयर करता हूँ। तो जो एक वाक़या अफसोसनाक हुआ था सियालकोट मोटरवे पे खातून के साथ ज़्यादती, इस पर हमने सबको बुलाया, तलब किया। हम फॉलो करते थे बहुत सारे वाक़यात का। होना ये चाहिए कि तमाम जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं कौमी असम्बली की, उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी आइनी तौर पर है, बहुत बाख्तियार हैं, सिविल जज के इख्तियारात हैं, किसी को समन कर सकती हैं, वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकती हैं, फैसला कर सकती हैं। उनका काम ही ये पार्लियामेंट का मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट। और अगर सभी ये अपना काम करें स्टैंडिंग कमेटीज़, तो मामला और बेहतर हो सकते हैं। PTI हुकूमत तो अब तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सानिया मॉडल टाउन के ताने देती आई है, लेकिन वो तो चले घर की बात थी। लेकिन अब PTI के अपने दौरे हुकूमत में जो श्रीलंकन शहरी वाला वाक़या हुआ है, उसे तो सारी दुनिया ने देखा है। उसके बाद क्या हम कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की जो वायलेशन हो रही है, उस पर दुनिया में आवाज़ बुलंद कर सकेंगे? देखें, ये सानिया मॉडल टाउन है, उसमें यकीनी तौर पर बड़ी ज़्यादती हुई थी। इसमें मौलाना डॉक्टर तारुल कादी साहब उसके मेन स्टेक होल्डर और मुद्दई हैं, और हुकूमत ने इस पर इक़दाम भी किए हैं। लेकिन आपके सामने है कि जो उस पर तफ्तीशी करने वाले इदारे हैं, तफ्तीश करने वाले, वो सही परफॉर्म नहीं कर सके। श्रीलंकन शहरी पर बेईमाना तशद्दुद, उसकी लाश को आग लगाना और फिर वीडियो बनाना, अपने साथ सेल्फ़ी बनाना, ये शर्मनाक बात है। ये मुआशरे का मकरूह चेहरा जो हमारा छुपा हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन है। ले सर, सारा दिन आपसे बड़ी संजीदा गुफ्तगू हुई है, लेकिन अब थोड़े से हल्के फुल्के सवाल हो जाए। पहले तो ये बताएं कि ये जो आपकी नशीली और मखमूर आंखें हैं, इनके पीछे क्या राज है? इसमें सच्चाई है। इसमें मुनाफिकत नज़र नहीं आती, सच्चाई है इसमें। आप पढ़े लिखे हैं, खुश शक्ल हैं, कभी ना कभी मोहब्बत की गलियों से गुजर तो हुआ होगा। असल में मैं 15 साल की उम्र में था तो मैंने कॉलेज में पहला इलेक्शन लड़ा स्टूडेंट यूनियन का। बस वो दिन गया तो फिर मेरा इश्क सियासत से हो गया। तो वो जो एक होता है ना, तो बेरार रवैये से मैं हमेशा दूर रहा हूँ। लेकिन डे फर्स्ट एक आइडियालॉजी बेस, एक कंटिन्यूस स्ट्रगल, एक माइंड सेट मेरा बन गया। और जब इस्तेसाल और साम्राज्य के ख़िलाफ़ स्ट्रगल की बात हुई तो फिर ज़िंदगी मेरी इसी में गुजर गई। तो वो जो सिमत है सोचों की, वो दाएँ बाएँ भटक ही नहीं पाई, जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई। चले, आप ना भटके होंगे, कोई आपको देख के भटका हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन ये है कि चूँकि मेरी अपनी लाइन ऑफ एक्शन बड़ी स्ट्रेट और सीधी थी और आइडियालॉजी बेस्ड थी। पाकिस्तान में तो बहुत कम सियासतदान आइडियालॉजी बेस्ड सियासत करते हैं, ज़्यादातर हादसाती सियासतदान होते हैं। कोई किसी सियासतदान के घर पैदा होता है, किसी गैर जमहूरी हुकूमत के कंधे पे बैठ जाता है, कोई सरमाए के बलबूते पे सब कुछ खरीद लेता है। मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था और एक मैंने टीम वर्क किया। तो मेरा ख्याल है कि इश्क मोहब्बत का टाइम ही नहीं मिला। फिर भी मोहब्बत किसी न किसी से तो हुई होगी। ऑनर्स में गया हूँ तो को एजुकेशन थी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में भी, अप्लाइड साइकोलॉजी में भी। बल्कि अप्लाइड साइकोलॉजी में तो हम 2 मेल स्टूडेंट थे और 35 तालबात थी। 2 और 35 का रेशो था। हमारे असातिज़ा भी बड़े ज़बरदस्त थे, मेजॉरिटी फ़ीमेल टीचर्स थे, हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी। तो उनमें रहते रहते ना वो एहसास ही ख़त्म हो गया कि हम कोई अलग चीज़ हैं।
तो मेरा ख्याल है कि अभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मैं चेयर करता हूँ। 60 MNAs का ये फोरम है जो कौमी असम्बली में, नेशनल टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें भी इत्फाकन 60 में से कोई 50 फीमेल हैं। तो इनमें रह रहे के ना मुझे वो एक पता लगता नहीं कि मैं मर्द हूँ या क्या हूँ। तो वो मैं और मेरी मतलब मैंने आज किया ना कि मेरी सोचों का महवर और चीज़ें नहीं, उलझने नहीं हैं, अवाम है और मुल्क है। हुस्न ज़ान मुतासर तो करता होगा। खूबसूरती की तो तारीफ़ हर जगह होती है और आप देखें फितरत में कितनी खूबसूरती है। आप सुबह का शाम का मंज़र देखें, खूबसूरत वैली, वादियाँ, समंदर, दरिया, पौधे, दरख्त, फूल, तो इंसान, हर चीज़ जो आँखों को भा जाए वो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की देन होती है। और फिर हर खूबसूरत चीज़ की तारीफ़ करना भी फ़र्ज़ बन जाता है। किन लोगों से मुतासर होते हैं और किन लोगों से बेजारी महसूस करते हैं? पसंद करता हूँ जो लोग सच्चाई के साथ बात करें, गलती भी मान लें, काम करने वाले हों। जो निखट्टू होते हैं, काम नहीं करते और मतलब लो प्रोफाइल होते हैं, वो उलझन का बायस बनते हैं। आप उनको एक दफ़ा काम कहते हैं, 2 दफ़ा कहते हैं, 4 दफ़ा कहें फिर भी वही सुई अटकी होती है। आप 3 दर्जन से ज़्यादा ममालिक की सैर कर चुके हैं, पसंदीदा जगह कौन सी है? मैं स्कॉटलैंड पढ़ता भी रहा हूँ और मुझे स्कॉटलैंड पसंद है क्योंकि मैं नेचर लविंग हूँ। वहाँ दरख्त, झील, सी बर्ड्स, एनिमल्स, ये सारी बहुत खूबसूरती है वहाँ पे। लोग भी अच्छे हैं, तो मुझे स्कॉटलैंड सबसे ज़्यादा पसंद है। खाने पीने के शौकीन तो होंगे? खाने पीने में कोई ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। मुझे ये अपना बैंगन का भरता पसंद है। इसके अलावा सब्ज़ी में तो वही पसंद है, लेकिन वो आराम से बनता नहीं है लोगों से। दाल मैं पसंद कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत गोश्त में ज़्यादा नहीं, लेकिन देसी मुर्ग या मटन को मैं लाइक कर लेता हूँ। ब्रॉयलर से मैं जान जाती है मेरी। लेकिन ज़्यादा मैं खुश खुराक नहीं हूँ, बल्कि सादा खुराक पसंद करता हूँ। कभी छुप छुप कर सिनेमा भी गए हों? नहीं, छुप कर नहीं, ओपन जाता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, उसमें छुपने की कौन सी बात है। लेकिन अब तो काफ़ी अर्सा हो गया है सिनेमा नहीं गए। छोटा था तो हमारे कमालिया में एक न्यू पैलेस सिनेमा था, वहाँ जाया करते थे। फिर उसके बाद मैं तो कमाली से डायरेक्ट लौट चला गया हूँ। 2-3 सिनेमा थे जहाँ कभी इंग्लिश फिल्म या उर्दू फिल्म देख लेते थे, लेकिन उसको भी टाइम अब तो बहुत अरसा हो गया फिल्म सिनेमा हॉल में। या बाहर मुल्कों में गया हूँ तो वहाँ ज़बरदस्त सिनेमा हॉल होते हैं। वो भी मेरा ख्याल लास्ट मुझे गए हुए सिनेमा में कोई 4 साल हो गए होंगे। कैसी फिल्में पसंद करते हैं? मैं ज़्यादा थ्रिल वाली फिल्में, स्पेशली इंग्लिश फिल्में जिसमें एडवेंचर हो, थ्रिल हो, या कोई जंगों वाली फिल्में, ये ज़्यादा मुझे पसंद होती हैं। लेकिन ये डरावनी फिल्में मैं पसंद नहीं करता, जो खौफनाक होती है, डर लगता है। फेवरेट एक्टर कौन से? जब छोटे थे को संतोष कुमार होते थे और वहीद मुराद होते थे और वो शबनम होती थी। और अब तो मेरा ख्याल है कोई ना वो लेवल रहा है, ना मौसीकी का लेवल रहा है। म्यूज़िक तो अच्छा लगता होगा, कैसा म्यूज़िक पसंद करते हैं? नुसरत फ़तेह अली ख़ान, लेकिन मेहदी हसन, इस किस्म के लोग जो थे, गुलाम अली ख़ान, गज़ल गायकी, इंडिया में भी मुकेश, रफ़ी, लता, वो एक मौसीकी जो थी ना उसमें भी चाशनी थी और गायकी में भी और शायरी में भी। अब वो बात रही नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि अभी भी कहीं कहीं अच्छी गज़ल सुनने को मिल जाए तो पसंद करता हूँ। मैं ज़्यादा फास्ट म्यूज़िक पसंद नहीं करता, मैं थोड़ा सा स्लो म्यूज़िक पसंद करता हूँ। आप खेलों से मुतल्लिक़ अहम ओहदों पर मामूर हैं, इस तरफ दिलचस्पी कैसे हुई? पंजाब यूनिवर्सिटी हॉकी 11 का मेंबर था, तो उसके बाद फिर हॉस्टल के अंदर चेस और कार्ड्स बड़ा अच्छा खेल के मैं चैंपियन बन जाता था। और बाहर आके फिर मैंने इंट्रोड्यूस की यहाँ पे रग्बी पाकिस्तान में, उसका प्रेसिडेंट रहा। फिर मैं नई गेम टच बॉल इंट्रोड्यूस की, उसका प्रेसिडेंट रहा। पैंथलॉन है 5 गेम्स का कॉम्बिनेशन। नहीं सर, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 9। 1 नंबर किस चीज़ काटा? वो एक्सपीरियंस का कह सकते हैं। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को रेट करें आउट ऑफ 10। उनको 2 नंबर काट लें, उनके वो 8 नंबर पे कह सकते हैं। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। मरियम नवाज़ और तअम्मुल करें थोड़ा सा, अभी तो उनके वालिद साहब पॉलिटिक्स में हैं, जब तक वो रिटायर नहीं होते इन्हें इंतज़ार करना चाहिए। फवाद चौधरी मेरा ख्याल है कि अच्छा परफॉर्म किया उसने मीडिया पे। कभी कभी वो गुस्से में आकर बात कर जाते हैं, वो ज़रा कम किया करे कभी कभी। शेख रशीद साहब को चाहिए कि अब उनकी जो पेशीन गोइयाँ कोई भी सही साबित नहीं हुई, तब मज़ीद पेशीन गोइयाँ बंद कर दें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है मेरे ख्याल वो कभी चोरी ज़ोर लाई और चोरी इश्तियात की तरह ज़्यादा वसत कल्ब भी अख्तियार कर लें तो अच्छे लीडर बन सकते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब बहुत समझदार काया हैं, ज़रा
सुना ज़्यादा करें, बोला कम करें। जरताज गुल, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर करें अपना। वन वर्ड फॉर फयाजुल हसन चौहान। मेरा ख्याल है कि वो इंफॉर्मेशन की निस्बत जहाँ आप चले गए हैं ज़्यादा बेहतर है जेल वाला महकमा। अलीम खान। अलीम खान बेहतर आदमी है, मेरा ख्याल उससे कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली उन्होंने, सियासत से होनी नहीं चाहिए थी। जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन एक मैच्योर सियासतदान है और मैं तवक्को करता हूँ कि मुस्तकबिल में उनके और खान के दरमियान मामला बेहतर हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो। बाज़ का जज्बाती हो जाते हैं, अगर जज्बाती ना हो तो अच्छे सियासतदान हो सकते हैं। फ़खर इमाम। फ़खर इमाम बहुत समझदार और अहले इल्म है, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा महकमा चला रहे हैं। नवाज शरीफ। तो गरूर तकब्बर कम कर दें तो अच्छे सियासतदान थे, मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी बड़ा अच्छा एनर्जेटिक सियासतदान है, थोड़ा गुस्सा उन्हें भी काम करना चाहिए। मोहम्मद ज़ुबैर। असद उमर साहब और ज़ुबैर साहब दोनों भाई हैं, तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, एक हमारे साथ हैं, एक नून के साथ हैं। चूज़ वन सर, इस्लामाबाद या पंजाब? इस्लामाबाद बेहतर शहर है, लेकिन लाहौर ही है। सरदार उस्मान बुज़दार या अलीम खान? बुज़दार साहब और तजर्बेकार हो गए हैं वज़ीर आला की हैसियत से और बड़े काफ़ी मैच्योर हैं। मेरा ख्याल है कि अभी तो हालात का तकाजा यही है कि उस्मान बुज़दार साहब को कंटिन्यू करना चाहिए। इमरान खान या जनरल कमर जावेद बाजवा? ओबियसली इमरान खान सियासतदान है, अगर हम सियासत के पहलू से देखें तो इमरान खान है, अगर दिफा के लिहाज से देखें तो बाजवा साहब है। दोनों का फील्ड अलग अलग है। चाइना या अमेरिका? मेरा ख्याल है कि हर मुल्क के अपने मफादात हैं, चाइना हो या अमेरिका हो, ये डिप्लोमेसी होती है, हर मुल्क अपने मफाद के लिए देखता है, हमें अपना मफाद देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सारा दिन आपके साथ गुजारा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।